नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। आज शख्सियत में बात मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी से। बहुत स्वागत है गिरीश जी आपका अनादि टीवी में। अनाज टीवी के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहला सवाल कि विधानसभा सत्र आने वाला है और लंबे समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि विधानसभा का सत्र चल नहीं पाता है। एक तो ये आरोप होता है कि सत्र की अवधि बहुत छोटी हो रही है और जो छोटी अवधि होती है उसमें भी सत्र पूरे समय नहीं चल पाता है। इसके पीछे कारण क्या है और उसका निदान क्या है? नहीं, ये विधानसभा की तरफ से यह जब हम लोग प्रस्ताव बना के भेजते हैं कि इतने दिन की चलानी है, गवर्नर साहब उसकी अधिसूचना जारी करते हैं, 5 दिन करते हैं या 10 दिन करते हैं या जो करते हैं। अब वो 5 दिन भी बहुत होता है। 5 दिन में एक बार काम तो पूरा हो। हम कहते हैं 10 दिन की हम विधानसभा बुला लें और 10 दिन में केवल प्रतिदिन शोर शराबे के लिए कोई तारीख थोड़ी तय करना कि 10 दिन हमने केवल शोर शराबे के लिए तय करके रखी है। कोई सार्थक चर्चा नहीं होगा, नहीं, हम हंगामा। सुबह आए, हमने शुरू किया, प्रश्नकाल किया, इसके बाद हल्ला हुआ, बंद कर दिया, काल के लिए के चले गए, फिर कल के लिए चले गए, फिर करते गिनती में तो हमने 10 कर दिया। बिल्कुल। पर हमारे काम के आवर्स मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे हैं, तो 5 दिन के भीतर भी अब आप देखेंगे तो कम से कम 30 घंटे हम निकाल सकते हैं काम को। तो 15 और हमसे ले लो, बिल्कुल। एक बार 45 घंटे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आप बेल में आते हो और वहाँ आकर के पूरी तरह से विधानसभा को बाधित करके उसको स्थगित करने के लिए बाध्य करते हो, उसके स्थान पे अपने ही टेबल पर खड़े होकर के ये कहो कि नहीं हम 5 बजे के बाद भी हम चलाना चाहते हैं, तो एक बार ये करके देखो ना। बिल्कुल। तो शायद हम 5 दिन का भी हमारे लिए ऐसा लगेगा कि हमने बहुत सारी बातें कर डाली। कई बार होता है जब सर्वदलीय बैठक होती है, विपक्ष के लोग भी रहते हैं, वो जो तारीख तय होती है, जितने दिन तय होते हैं उस पर एग्री कर जाते हैं। बाद में बाहर आके आरोप लगाते हैं कि नहीं साहब सत्र की अवधि बढ़ना चाहिए, हम चिट्ठी लिखेंगे, या सत्र की अवधि कम कर दी गई है। सत्र को चलाने के लिए 2 बैठक होती है। परंपरा के हिसाब से हम सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं बिल्कुल। और प्रावधान के हिसाब से बिजनेस कमेटी बुलाते हैं। तो जब सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो सारे दल के लोग आते हैं और ये तय करते हैं कि विधानसभा चलनी है। फिर जब वो अपन बिजनेस कमेटी की बैठक बुलाते हैं तो उसमें टाइम अलॉटमेंट करते हैं, किस विषय को लेकर के कितना देना, उसमें सब राजी होते हैं। कई बार तो उन्हीं के कहने से, जैसे हमने कहा कि 1 घंटे देना, तो उन्होंने कहने इसको 1.5 कर दीजिए, तो अपन 1.5 कर देते हैं या 2 कर देते हैं। तो पूरा समय वही निर्मित कराते हैं, उसको विधिवत उसमें लेख में आता कि इसमें इतने घंटे। फिर यहाँ से निकलने के बाद जैसे विधानसभा के भीतर पहुँचते हैं तो शायद वो ये यहीं छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ दूसरा विचार मन में आता है। इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आपने एक ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत भी कराई थी ऐसे विधायकों के लिए, उसके कुछ नतीजे निकले हैं? नहीं, बहुत अच्छा निकला है। वो जो एक तो मैं जो ब्रीफिंग करता हूँ जी। अभी तक ये होता था कि मंत्री अपने विभाग की जो उनके क्वेश्चन लगते हैं उनकी ब्रीफिंग करते हैं, माने अधिकारियों को बुलाते हैं, फिर क्या उनको उत्तर देना है, क्या करना है। हमने एक यहाँ परंपरा शुरू की है कि जिस दिन हमारे विधायकों के प्रश्न लगते हैं, जैसे 25 लगे, अपन ये अमूमन मान के चलते हैं कि 8-10 तक जाएंगे या 12 तक जाएंगे। तो उन 10 विधायकों को शाम को ही टेलीफोन होता है कि कल आप यहाँ 10 बजे स्पीकर कक्ष में आइए, और यहाँ सीनियर विधायकों को बुलाता हूँ, मैं स्वतः बैठता हूँ सीनियर विधायकों का, और उनके एक एक प्रश्न को पूछ करके, देख करके, समझ करके सीनियर से, और मैं स्वतः उनको ये कहता हूँ कि आप ऐसा प्रश्न करोगे तो शायद हुआ, और उसका परिणाम निकला कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछने लगे विधायक हमारे। हाँ, उसका बढ़िया पूछते हैं, और उसका परिणाम तो आप एक सीधा देखो, हमारे उमाकांत शर्मा जी जब यहाँ आए, जो उनका सीओ वाला जो प्रकरण लगा था शादी वाला, तो वो इसीलिए वो ठीक से उसको प्रस्तुतिकरण से करके वो ब्रीफिंग में आ चुके थे यहाँ। बिल्कुल। तो ब्रीफिंग में देखने के बाद मैंने कहा कि नहीं, इनका बढ़िया 2 सीनियर्स को लगाया कि इनको तैयार कराओ, और उनसे कहा कि ज़्यादा वहाँ पर आप श्लोक और ये सब मत करना, आपका पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ये है, और ये करोगे तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी। बाद में देखा कि कार्रवाई हुई। कार्रवाई क्या, बड़ी कार्रवाई हुई। अभी तक वो जेल में ही है। हाँ, जेल, अभी जमानत नहीं हुई। ई विधान परिषद की बात हो रही, ई विधानसभा की, वो कब से हो पाएगा? क्योंकि 5 राज्यों में आप गए थे। अभी ये देख के आए सारे राज्यों का पूरा ला करके, उनका प्राकलन तैयार करके। अभी मैं सीएम से मिलने गया था 8-10 दिन पहले, और सीएम से कहा कि वही मैंने कहा ना कि सारा यात्रा हमने पूरी कर ली है, फिनिशिंग टच के लिए आपकी ज़रूरत है, आप मदद करो इसमें। तो सरकार पैसा दे, 75 करोड़ का हमारा एस्टीमेट है, तो जिससे माने हम उसको इंस्टॉलेशन कर सकें। उसमें से प्रारंभिक तौर पर हार्डवेयर लगाने के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, इसके लिए हमको 35 करोड़ तत्काल चाहिए, जिससे हम टेंडर कॉल कर सके। तो उनने जो है A+ मानिट करके भेज दिया है विभागों के भीतर, वो है। अभी सूचना भी आई है सामान्य प्रशासन की तरफ से कि वो कोई सुविधा, कोई समिति होती है
CS के नेतृत्व में, उसकी बैठक होने वाली है IT की, और तत्काल ही प्रयास ये कर रहे हैं कि वो इसी बजट में हमको अलॉटमेंट हो जाए, जिससे हम उसका टेंडर निकाल करके मार्च के विधानसभा आने के पहले कुछ उसके काम दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। आपके कार्यकाल में देख रहे हैं स्कूली बच्चों के बहुत अच्छी संख्या में आते हैं कार्रवाई देखने के लिए। सदन मान्यता परंपराओं चलता है, लेकिन जो अंदर को जो आपने शुरुआत में कहा कि जो बेल में जिस प्रकार का माननीय हंगामा करते हैं, तो राजनेताओं की एक कैसी छवि लेकर बच्चे जाते हैं, उसको तोड़ने के लिए कोई सामूहिक प्रयास की जरूरत आप देखते हैं? नहीं, वो दो चीज़ें उससे निकल के आती हैं जी। एक तो ये आता है कि जो हमारे बच्चे जाते हैं तो दो चीज़ें सीख करके जाते हैं, नकारात्मकता और सकारात्मकता। तो वो यदि वहाँ पर वो बेल में देखते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा बोलते हुए देखते हैं, तो दोनों बातें एक साथ लेकर जाते हैं और कम से कम मन में एक छाप लेके जाते हैं कि नहीं, अच्छा वाला ये है और ये वाला खराब है, तो खराब को पसंद नहीं करना, ये तो मन में करके जाता कि नहीं जाता। बिल्कुल। अभी हमारा एक महाविद्यालय है देवतलाव में, मैं अभी गया था, उनका एक बच्चों का बड़ा कार्यक्रम था, तो मैंने वहाँ जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी बच्चियाँ हैं उनको निर्देश करके आया हूँ प्रबंधन को कि हर हालत में उनको विधानसभा के भीतर लाना। और 19 तारीख को हमारी वो 25 बच्चियाँ आ रही हैं कॉलेज की, जो BSc फाइनल में या MA उसमें है, बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में, उनको ला रहे हैं, पास आउट होने वाली है जो। हाँ, पास आउट, तो वो आकर के देखेंगी यहाँ। तो चूँकि राजनीति शास्त्र में है तो उनका एक अध्ययन बनेगा ना, देखने का अवसर मिलेगा उनको, कैसे प्रश्न होते हैं, क्या होते हैं, कैसा करके होते हैं। इसलिए मैंने अभी उनको कह के आया, वो सब आएंगे। इसी तरह से और बच्चे आ रहे हैं। अभी एक दिन मेरे पास आया था कोई केरल के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो वो भी देखना चाहते थे। मैंने उनको अलाउ किया कि हाँ बिल्कुल आमें, तो उनको भी अलाउ करते हैं, सबको आमें नहीं, क्योंकि कुल मिला करके उनको देखना ये भी चाहिए कि उनके भविष्य के लिए जो पैसा लगता है वो यही संस्था जहाँ से उनको मंजूर होता है। शिक्षा में हम कितना बजट देते हैं, बिल्कुल कितना प्रतिशत देने वाले हैं हम, तो ये सब ये देख करके जाएंगे तो उनको लगेगा नहीं यहीं से पैसा जाता, तब हमारे किताब का इंतजाम, ये कितना कठिन काम है। हाँ, हमारी स्कूल का इंतजाम होता, हमारे भवन का इंतजाम होता, हमारे रास्ते का इंतजाम होता। इसलिए वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसकी मॉनिटरिंग जरूरत नहीं लगती आपको कि जो वादे मंत्री विधानसभा में कर देते हैं उसकी समीक्षा समय समय पर हो? नहीं, उसकी आश्वासन समिति बनी है, उसमें आरोप ये लगता है कि बैठक नहीं होती उसकी, या उस पर चर्चा नहीं होती। मैं कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ जी, विधानसभा के सत्र कम होने या कम आहूत होने के कारण भी एक विकल्प बना हुआ है कि विधानसभा 12 महीने चलने का तरीका है समितियां। जी, इसीलिए इतनी सारी समितियां बनती, हमने तो 1-2 और बढ़ा दी, अब 22-23 समितियां कर दी। तो मेरा कई बार आग्रह रहता है विधायकों से कि केवल विधानसभा के भीतर ही अपने को मुनहसर क्यों करते हो। हमारा स्टैंड है कि विधानसभा के भीतर हम बोल पाए तो हम बड़े अच्छे कहलाएंगे या क्षेत्र में हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ऐसा क्यों मानते हो आप? उसके अलावा विधानसभा में आप नहीं कर पाए तो विधानसभा के अलावा समितियां इतनी पावरफुल हैं अपनी, आश्वासन समिति उसके माध्यम से प्रश्न संदर्भ समिति है, विशेषाधिकार समिति है, प्रोटोकॉल समिति है, लोक लेखा समिति है, एस्टीमेट समिति है, PUC है, पिछड़ा वर्ग की है, महिलाओं के लिए है, अब आजकल उनका अल्पसंख्यकों की अलग कर दिया, तमाम सारी समितियां। इन समितियों के माध्यम से न जाने कितनी बातों को हम अपना काम चाहता जो विधायक को करवा सकता है, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, इसमें मंत्री जवाब देता है बिल्कुल विधानसभा के भीतर, और मंत्री परिष्कृत जवाब देता है, जो अधिकारी बता देते हैं, बता दिया या वो ब्रीफिंग करके जो तैयार कर लिया। तो मंत्री जब जवाब देता तो स्वाभाविक अपने विभाग का बचाव करते हुए जवाब देता है, पर वहां समितियों के भीतर से मंत्री नहीं रहते, सीधे अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। तो अधिकारी का बचाव करने के लिए कौन हो गया, उनको स्वयं सीधा जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि विधानसभा की समितियां बहुत ताकतवर होती हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। आश्वासन हमारे लगे हैं तो आश्वासन को हम आश्वासन समिति में क्यों नहीं ले जाते हैं? उसकी हर 15वें दिन बैठक होती है, तो 15 दिन के भीतर, और मैं स्वयं आश्वासन समिति का सभापति था और मैंने उसको बैकलॉग जो थे निपटा करके केवल 2-3% बचा था, मैंने इतना तेजी से उसका निराकरण। जैसे कई बार होता है कि आश्वासन की संख्या, जैसे आपके नज़र में आई कि साहब 1985 के आश्वासन है, ठीक है, तो अपने को तो आया ना कि आश्वासन इतने पेंडिंग है, विधानसभा का 85 का दिया गया आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ। उस मैंने जब उसमें था तो मैंने ये कहा कि इसमें आप देख लो जो नहीं हो सकता है उसको आप कहो कि अब ये नहीं हो सकता तो हम उसको डिलीट करें, इससे तो ये क्यों संख्या बढ़ा के हमको क्यों रखना। बिल्कुल। तो जैसे उदाहरण के लिए कहता हूँ, अब मंत्री ने आश्वासन दे दिया कि हम वहाँ पर एक कोई स्कूल का भवन बनाएंगे, ठीक, आश्वासन दे दिया, अभी आश्वासन में पड़ा हुआ, उसका काम, उसके अलावा
सरकार ने करके कोई मिडिल स्कूल बना दिया, कोई प्राइमरी स्कूल बना दिया, अब उसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो जरूरत है ये जवाब आ जाए कि सब नई स्कूल बन गई तो अपन उसको डिलीट कर दे, तो यदि उसको हम उसकी संख्या से बाहर करें तो ऐसा करके बहुत कम बचा था आश्वासन, इस तरह से निराकरण या जो बचे थे उनका काम हो गया, तो उसका उपयोग करना चाहिए। और हम समझते हैं जैसा आप कह रहे हैं कि समितियों की बैठकों का न होना, विधायकों का एकत्रीकरण न होना, वो थोड़ा सा अच्छा, वहाँ ऐसा भी नहीं है कि वो समिति के भीतर पक्ष विपक्ष नहीं रहता। बिल्कुल। समिति के भीतर सारे विधायक विधानसभा के विधायक होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि किसी विधायक के बारे में आश्वासन हो उसकी पूर्ति होना आवश्यक है, या प्रश्न संदर्भ वो में सबके लिए फायदेमंद। हाँ, सबके लिए फायदेमंद, तो वो चलना बहुत जरूरी है। यदि विधानसभा नहीं चल रही तो समितियां चलनी चाहिए, और समिति भी नहीं चलेगी, विधानसभा नहीं चलेगी, तब तो फिर लोकतंत्र के भीतर जो हमने स्वीकार किया, संविधान के भीतर की संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को हमने स्वीकार किया है, तो शायद हम इसको मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष है, संसदीय कार्य मंत्री रहे, लंबे समय से विधायक हैं। वो आरोप लगाते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष नहीं है, बायस्ड है भाजपा के प्रति। नहीं, दो चीज़ों को देखना पड़ेगा इसमें। नंबर एक, मैंने एक पत्र लिखा था उसको, साहब मैंने उनसे कहा था कि सार्वजनिक करूं इसको, तो ये आया कि नहीं करना उसको। उन्होंने एक पत्र लिखा था जी। तो मैंने उनसे 2-3 सवाल किए थे उसी पत्र के, उनको पत्र दिया था मैंने, 2-3 सवाल पूछे थे मैंने कि क्या ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र के भीतर कि विधानसभा अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ना पड़े, या विधानसभा के अध्यक्ष के भीतर कोई राजनीतिक दल कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा, या उसको स्वतंत्र रूप से लड़ने दिया जाएगा। स्वाभाविक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को किसी न किसी दल का, जिस दल का होता हो उस दल का टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेकर के उसको चुनाव का प्रचार करना पड़ेगा। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ कोई विरोधी दल भी खड़ा होगा, तो जब वो खड़ा होगा तो हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति है कि हम जैसे हाई कोर्ट का जज होता है जी, उसका परिवार है, उसके संबंधी हैं, पर जब वो पीठ में बैठता है, पीठ में बैठने पर वो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। बिल्कुल। उसी तरह से अपनी भी भूमिका जो चीज उसके सामने आएगी उसके हिसाब से वो हाँ, निर्णय जब हम लेगा। वहाँ पीठ में बैठेंगे तो वो निष्पक्षता का भाव रख करके हम प्रयास ये करेंगे कि उनका संरक्षण हो, उनके अधिकारों का संरक्षण हो, उनकी जो आज़ादी है विधानसभा में प्रश्न करने की उसका संरक्षण हो। पर उसका कतई अर्थ ये नहीं होता है कि आप बेल में आओगे और बेल में आकर के कहोगे कि आप यहाँ ये हमारी बात को लेना है आपको बिना किसी प्रावधान को, तो ऐसे कैसे हो सकता है? और यदि उसको हम रिजेक्ट करते उसको पक्षपात माना जाता होगा तो उसका तो कोई इलाज और कोई उत्तर हो ही नहीं सकता है। तो ये दोहरा नजरिया आपको लगता है क्यों होता है कि मतलब आप जो जिक्र कर रहे हैं कि आपको चिट्ठी में वो कुछ और लिखते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं और चिट्ठी सार्वजनिक भी नहीं करने देते हैं, ऐसे तमाम सारे नेता करते हैं, इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जनता की परसेप्शन कहलाता है, जनता का परसेप्शन किसी के पक्ष में ठीक बना रहे, इसलिए सामने वाले को उत्तर नहीं आने देना। सीधा सवाल है। राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो, वो कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में संविधान खतरे में है, और आप जिस पद पर हैं और बहुत लंबा आपका अनुभव है राजनीतिक, तो आपको लगता है इस देश में संविधान या लोकतंत्र खतरे में हो सकता है? लोकतंत्र खतरे में होने वालों को 1975 से 77 हमेशा याद रखना चाहिए। आपातकाल, अब आपातकाल है चाहे जो हो, नाम उसका जो बस बाकी हाँ, जो कुछ आपातकाल है। जी 1975-77 याद रखना चाहिए, और फिर याद रखना चाहिए कि लगाया किसने था। लोकतंत्र संविधान को पूरी तरह से तिलांजल देकर के स्थगित करके जुडिशरी को भी अपने अंडर में करने का प्रयास किया गया, ये किसने किया? और एक चीज़ उनको कहना चाहता हूँ जो इस तरह के आरोप लगाते हैं, इस देश के लोकतंत्र को, संसदीय लोकतंत्र को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई दल हो, हम हो, वो हो, कोई हो, क्योंकि जनता ने स्वीकार किया है संसदीय लोकतंत्र के परसेप्शन को या उसके भाव को, इसको एक जनता ने स्वीकार किया है और वही इसको मजबूती दे रही, वोट वही कर रही मजबूती है। देती है। ये वोट क्या है? जनता आकर के वोट, और कितना साइलेंट वोट करती है कि 77 में तमाम रिपोर्ट होने के बाद कि वो जिनने इमरजेंसी लगाई वही जीतने वाले हैं, शायद इसीलिए चुनाव कराया गया होगा। बिल्कुल। पर जनता ने साइलेंटली ऐसा कर दिया कि उन्हीं को धराशायी कर दिया। तो ये हिंदुस्तान की जनता का कमाल है कि वो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का, लोकतंत्र को ताकत देने का हमेशा काम करती रहती है। जो विपक्ष के नेता हैं या नेता प्रतिपक्ष है, उनका काम भी है कि लोकतंत्र को मजबूती दे दें। कि हम देखते थे कि जब कमलनाथ थे, वो आज भी कहते हैं कि मैं झूठ सुनने क्यों विधानसभा में बैठूं, या
सदन में आते नहीं कई सारे लोग, तो आपको नहीं लगता ये सदन बाहर आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और आप उसी लोकतंत्र की जो मान्यता है, परंपरा, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनता के बीच? वो न कई बार जब काफ़ी दिनों से कोई जीत रहा होता है, आप एक भाव समझना उसको, जी जी। जिसने हार का स्वाद नहीं चखा हो या बहुत कम चखा हो, उसको ऐसा लगता है कि ये संसद तो हमारी उंगलियों पर है, विधानसभा हमारी उंगलियों पर है, इसलिए अपने को ऊपर खड़ा कर लेता है, उसके मन और मस्तिष्क में उससे ऊपर हो जाता है, इसलिए उसको विधानसभा या लोकसभा बौन दिखाई पड़ती है, गौण है उसके लिए, इसलिए इस तरह की बात करेगा वो। तो जो सवाल आया था उनका, तो शायद मैंने उसको, किसी का आवेदन आया था तो मैंने उसको समिति को भेजा है, विधायक आचरण समिति बनी है, उसमें विधायकों के आचरण पर भी विवाद होता है, तो समिति को भेजा, समिति उसमें विचार कर रही होगी। तो आपको नहीं लगता ऐसे मामलों पे जल्दी निर्णय हो, ताकि जो बाकी विधायक, मंत्री या तमाम सारे जो इस जुड़े हुए लोग हैं, उनमें भी एक जल्दी मैसेज, एक जल्दी पहुंचे? संसदीय लोकतंत्र में एक नियम है, कोई भी समिति बनेगी तो सारे दल के विधायक होंगे उसमें। बिल्कुल। अब ये सारे दल के विधायक हैं, किसी भी दल के विधायक के या उसके नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई उस समिति से होना है, तो वो विधायक सपोर्ट कैसे करेंगे? अधिकारियों के खिलाफ तो सारे विधायक एक साथ समितियों में हो जाते हैं, पर विधायक दल के उन्हीं के नेता के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई आ रही है तो शायद उस समिति में वो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, तो स्वाभाविक यदि नहीं कर रहे होंगे तो वो उस तरह से पेंडेंसी उसकी बढ़ती जाती होगी। तो इसमें बदलाव की कोई पहल करें? क्योंकि अब इनमें देखा है किताब आई, उसमें जो संसदीय शब्द नहीं थे, उसमें बिल्कुल शब्दावली थी, ये नहीं बोले जाएंगे, ये नहीं बोले जाएंगे। ऐसा आचरण को लेके तो मौखिक रूप से कहा जाता है, लेकिन एक नियमावली उसके लिए भी बनना चाहिए। नहीं, एकदम बननी चाहिए, यह तो मैं इसके पक्ष में ही हूँ और लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें कुछ इस तरह से प्रावधान हो कि जो एक कोई ऐसा बोल गया, जैसे अभी करते क्या है अपन, उसको भी किताब को लेकर के भी एक विवाद खड़ा किया, कई लोगों ने कहा कि साहब इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया। बिल्कुल। तो मैंने उसका जवाब दिया कि आपने या तो किताब पढ़ी नहीं, बिना पढ़े आपने हवा में इस तरह की बात कर दी। मैंने कहा, मैंने टीवी में बोला ये बिल्कुल कि साहब आपने कैसे कह दिया ये, हमने कहाँ उसमें प्रतिबंध लगाया, हमने तो ये उसमें लिखा कि ये 1956 से लेकर 1952 से लेकर के विंध्य प्रदेश और मध्य भारत या सीपी एंड बरार की विधानसभाओं में या हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा में 1954 से लेकर आज तक जिन जिन शब्दों का विलोपन स्पीकर्स ने किया था वो सब उसमें उनका संकलन कर दिया। आप इसको देख लो, बिल्कुल। और देख के ये लगा लो कि इनको नहीं बोलना चाहिए। हमने प्रतिबंध कहाँ लगाया, हमने तो एक सलाह दी है कि इन शब्दों का उपयोग नहीं करना, और आप उपयोग करोगे तो बार बार हम आप उसको विलोपित करेंगे, विलोपन करेंगे, तो वो एक तरह से आपके नाम के सामने विलोपन होगा ना, बिल्कुल। कि फलाने विधायक बोल रहा था, मैंने उसमें विलोपन शब्द आ गया कि विलोपित विलोपित विलोपित। तो ये जो चीज़ें हैं इसको तो हमको अवॉइड करना चाहिए। और दिक्कत ये आती है कि वो ऐसा लगने लगता है उसको कि यदि हम ये इस तरह का अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो शायद बाहर हमारा टीवी कवरेज नहीं करेगा, मीडिया हमारा कवरेज नहीं करेगा, तो कवरेज हो हमारा, इसलिए इस तरह का बोलना। उसमें कानूनी कोई प्रावधान है नहीं दंड करने का, इसलिए फ्री फायर है करके बोलना, तो अपना बोलते रहते हैं उसमें। पृथक बिंदी की मांग लंबे समय चली, फिर ठंडे बस्ते में, फिर हम देखते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ विधायक इसको लेके मांग करते रहते हैं, चिट्ठी पत्री, कागजी कार्रवाई। तो आपको लग रहा है पृथक बिंदी आज की ज़रूरत है? नहीं, जरूरत छोटे प्रांतों की है, इसमें दो राय नहीं है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। पर सवाल है जहाँ तक विंध्य का सवाल है, विंध्य प्रदेश जैसे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका यह है कि हमारा विंध्य हमको वापस लौटा दो। 1956 के मर्जर के पहले वाला विंध्य प्रदेश उनको चाहिए, ऐसा, इसीलिए हमारा विंध्य हमको वापस कर दो जी। और वो कई बार उनका मैंने देखा है, मैंने कहा भी है कि लगातार उनका है कि मैंने इस पृथ्वी को ओरिजिनेट मैं कर रहा हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ विंध्य प्रदेश जो मैं का भाव हो गया है। हाँ, मतलब इसके विंध्य प्रदेश का सृष्टिकर्ता मैं हूँ, ये भाव आया। तो मैंने एक बार, मुझे किसी ने पूछा तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, ये सोच ही गलत है। हमारे लाख विरोधी रहे हों, हमारे श्रीनिवास तिवारी जी जब यहाँ स्पीकर थे तो एक संकल्प पारित कराया था विधानसभा में जी। और वो संकल्प को सेंटर को, अटल जी की सरकार थी, भेजा गया था। वो जब छत्तीसगढ़ वगैरह बन रहे थे, संकल्प पारित है, झारखंड, तो उसको आप छिपाते कैसे हो? उसको छिपाना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि आप जो आंदोलन कोई करने वाला हो, तो आंदोलन विंध्य प्रदेश का नहीं है। विंध्य प्रदेश के आंदोलन को यदि देखना है तो आप 56 से देखोगे
क्योंकि 56 मर्जर के खिलाफ होने वाले आंदोलन में हमारे कई शहीद हो गए, वो गन्ना हो गए, चिताली हो गए, शहीद हो गए। तो आप उनको भूल कैसे गए? बिना उनकी फोटो लगाए, बिना विंध्य प्रदेश के लिए शहादत का नाम लिए, शहीदों का नाम लिए हुए, किस विंध्य प्रदेश की बात करते हो आप? और ये सृष्टिकर्ता नहीं बनना अपने को। दूसरा ये कि और तमाम सारे ग्रुप्स चला रहे हैं जी। उन सारे ग्रुप्स को तो नहीं, वो ग्रुप्स आ जाएंगे तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेतागिरी छोटी न पड़ जाए, ऐसा भी विचार हो सकता है किसी का। और दूसरा ये मैंने ये कहा कि भाई विंध्य प्रदेश कितने जिलों का बनाना चाहते हो? हाँ, पहले पुराना विंध्य प्रदेश की बात करते हो तो पुराने विंध्य प्रदेश में दतिया है। आज दतिया शामिल होने को तैयार है क्या? बिल्कुल। टीकमगढ़ तैयार है क्या? नौगांव तैयार है क्या? वो पृथक छतरपुर बुंदेलखंड में तैयार भी है ये क्या? सारे आज हैं। पन्ना तैयार है क्या? हमारा कटनी तैयार है क्या? हमारा अमरकंटक बिलासपुर की तरफ से क्या तैयार है हमारा? तो कुल मिला के बचे हम कितने? रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो कोई 4 जिले का कोई विंध्य प्रदेश हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो पहले तो इन सबसे बात करनी, पहला काम तो ये करना कि सबको बुला करके बात करना, सारे जिले के लोगों को इकट्ठा करना कि हम कौन कौन शामिल होना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो अटल जी की अवधारणा थी कि छोटे प्रांतों से विकास की गति ज़्यादा तेज होती है। तो आज वो खत्म थोड़ी हुई है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोला है अभी कि नहीं नहीं अब ये अवधारणा गलत है, अब बड़े प्रदेशों से विकास होता, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। नहीं तो उत्तराखंड क्यों बना होता, झारखंड क्यों बना होता, छत्तीसगढ़ क्यों बना होता, टीआरएस का तेलंगाना क्यों बना होता, ये सारे बने। तो मतलब एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो कंसेप्ट आज भी मौजूद है, परंतु उसके लिए विचार ये करना पड़ेगा। और वो विचार करने में लोगों को शायद तकलीफ हो रही है कि जहाँ हमने विचार के लिए बुलाया तो शायद हम पिछले सारी चीजें निकल कर सामने छोटे ना हो जाए, हम छोटे ना हो जाए, आंदोलन हमारे हाथ से ना निकल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पृथक विंध्य की बात हुई तो विंध्य अब चूंकि 1 साल से भी कम वक्त बचा है चुनाव में, तो ऐसी क्या सौगात आपने विंध्य को दी है, या ऐसी क्या सौगात है जो हो सकता है आने वाले 1 साल में मिल जाए, या ऐसी कौन सी सौगात है जो नहीं दे पा रहे हैं आप? मेरी व्यक्तिगत इच्छा 2 है जी। और मैंने बहुत बात की है सीएम साहब से, केंद्र में ही जाके बात करके आया तमाम सारी बात। बाकी डेवलपमेंट होता रहेगा, बाण सागर का पानी खेतों में जाता रहेगा, 1 एकड़ की जगह में 10 एकड़ का सिंचाई हो जाएगा, वो याद रखने वाली चीज़ें नहीं है। 1 एकड़ में सींच रहे हैं, 10 में करने लगेंगे तो उसका बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एक सड़क रीवा से इलाहाबाद बनी है, उसको हम कानपुर जोड़ देंगे तो उसका भी कोई विशेष फर्क नहीं। या 4 लेन से 8 लेन 6 लेन कर देंगे, उसका कोई विशेष फर्क डेवलपमेंट प्रक्रिया में है वो होगा। हमारी इच्छा थी और मैंने कई बार बात किया, विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत कराया था, हमारे विधायकों ने किया था। एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहते हैं और दूसरा कन्या विश्वविद्यालय रीवा के लिए चाहते हैं। 2 चीज़ों की इच्छा हमारी थी कि अपने जीवन काल में इसको हम पूरा करा सके तो ये बड़ी उपलब्धि रीवा के लिए होगी और ऐसा लगेगा कि हमने भी जनसेवा के लिए कुछ करके किया है। और कैंसर इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं कि उसका कोई बड़ा भारी वो है, सर्वाधिक कैंसर मरीज जो है हमारे रीवा में है जी। क्योंकि सर्वाधिक तंबाकू का सेवन कहीं होता है तो वो रीवा में होता है। 8 साल का बच्चा है तो या तो सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है या तंबाकू खा रहा है। तो अब समझिए कि इतना तंबाकू खाने वाले समाज में, आप किसी के घर में जाइए रीवा के भीतर या सीधी के भीतर, तो वो चाय के साथ पहले ही तंबाकू बना करके आपकी तरफ बढ़ाएगा। सामाजिक शिष्टाचार, सामाजिक शिष्टाचार, तंबाकू नहीं खिलाया मतलब कुछ नहीं खिलाया। तो सामाजिक शिष्टाचार में आने के कारण सबसे ज़्यादा करे। उसमें दिक्कत ये आती है कि कैंसर अस्पताल बड़े बड़े हैं, रीवा से निकल करके जांच कराने में उसको पैसे के अभाव में, आर्थिक तंगी में, बिल्कुल आलस के कारण या छोटे डॉक्टरों से संपर्क हो गया, इसी से काम चल रहा समय पर डायग्नोस नहीं हो रही बीमारी, तो वो 6-7 महीने तक वो जांच नहीं करा पाता। दवाई इधर लिया, बुखार की ले रहा, दर्द की ले रहा, ये ले रहा, वो 7 महीने बाद जब ज़्यादा बुखार उसका नहीं छूट रहा है तब किसी ने, डॉक्टर ने सलाह दिया कि जाके जांच कराओ। और जब जांच कराया तो उन्होंने कहा कि कैंसर है और 3rd स्टेज का है, बिल्कुल 2nd स्टेज का है। तब तक हमारे सामने देर हो जाती है। यदि वहाँ कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल जाए तो जैसे ही कोई तकलीफ होगी तत्काल जाके जांच कराएगा। और जांच कराएगा यदि प्रथम स्टेज में या प्रीलिमिनरी स्टेज में या प्रिपरेटरी स्टेज में वहीं उसकी पता चल जाएगी तो उसको दबा दिया जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसकी है। और कन्या विश्वविद्यालय इसलिए कि हमारा जो महाविद्यालय है कन्या का, उसमें बड़ी भारी तादाद है हमारे बच्चियों की, और शायद 2 महाविद्यालय हो तब वो पूरा होगा। 7-7.5 हज़ार बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो उसकी जगह में यदि विश्वविद्यालय हो जाए तो एक तो ग्लोबल उसका बनता है, हमारा संपर्क ग्लोबली, नॉलेज भी ग्लोबल हो जाता है और संपर्क भी ग्लोबली हो जाता है। तो तमाम पूरे देश के कोने कोने से बच्चियां पढ़ने आएंगी। कई बार तो एनआरआई जाते हैं, कई बार फॉरनर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने। तो ऐसा हो जाता है कि हमको हमारे विचार को, हमारे ज्ञान को
बाहर से भी प्राप्त करने के या बाहर देने का एक अवसर प्राप्त होगा। इसलिए दो इच्छा जरूर है कि अपन चाहते कि ये हो जाए। एक आखिरी सवाल कि 2018 में विंध्य वो जगह थी जिसने बीजेपी को एक बड़ा टेका दिया कि जहाँ से वो 100 का आंकड़ा पार कर गए। 2023 में क्या देख रहे हैं विंध्य से? ऐसा कोई नुकसान तो किया नहीं किसी बिंद वाले ने कि जिससे ऐसा लगे कि नहीं अब वो नहीं देना चाहते, और ऐसा कोई प्रतिपक्ष ने ऐसा काम भी नहीं किया कि ये लगे कि नहीं अब इनको हटा करके इन्हीं को लाना या उनको लाना है। ऐसा करके कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये स्वाभाविक है कि जब हम टॉप पर खड़े हुए तो एक कहावत है कि टॉप इज ऑलवेज वैकेंट, शीर्ष हमेशा खाली रहता है ना। तो हम अब टॉप पर हैं तो हमको बने रहना, हमारे पाँव खिसकने नहीं पावे, इसलिए ज़्यादा मेहनत हमें को करनी पड़ेगी। तो बहुत धन्यवाद गिरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गिरीश गौतम जी जिन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के सत्र क्यों नहीं पूरे चल पा रहे हैं, विंध्य प्रदेश को लेकर उनकी योजनाएं क्या क्या है और व्यवहार कैसा होना चाहिए विधायकों का। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे चर्चा की। तो शख्सियत में आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।